दोस्तों नमस्कार। जरा एक मंजर अपने दिमाग में उतारिए। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में एक अजीब सी बेचैनी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। वो पार्टी जो अपने आप को अनुशासित पार्टी कहती थी, वो पार्टी जो कहती थी कि हमारे यहाँ सब एक है, सब एक साथ है, आज उसी पार्टी के अंदर की दीवारें दरकने लगी है। आज उसी पार्टी के अंदर से घुटन की आवाज़ें बाहर आने लगी है। सांसद असहज हैं, विधायक परेशान हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सांसद अलग अलग पार्टियों से तोड़ करके लाए गए थे, जो विधायक बड़ी मुश्किल से खरीदे गए थे, वो अब एक एक करके छटकते जा रहे हैं, हाथ से रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कल तक 400 पार का नारा दे रही थी। ये वही पार्टी है जो कहती थी कि विपक्ष खत्म हो गया है, कांग्रेस मुक्त भारत बन गया है, मगर आज हकीकत यह है कि खुद भाजपा मुक्त भारत की स्थिति बनती जा रही है। और ये सब कुछ ऐसे मोड़ पर हो रहा है जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जब लाल किले से बड़ी बड़ी बातें हो रही है, जब 2047 तक विकसित भारत के सपने दिखाए जा रहे हैं, मगर पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके साथ बात करेंगे उस पूरी राजनीतिक भूचाल की जो इस समय देश की राजनीति में आया हुआ है। बात करेंगे संसद के उस मॉनसून सत्र की जो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है। बात करेंगे टीएमसी के उन बागी सांसदों की जिनकी नैया अब मझधार में डूबती नजर आ रही है। बात करेंगे बंगाल के उन विधायकों की जो ममता बनर्जी के पास वापस लौटने लगे हैं। और बात करेंगे उस पूरी रणनीति की जिसके तहत मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने संसद में जो खेल खेलने की कोशिश की वो कैसे धराशायी हो गई है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक बात परत दर परत खुलती जाएगी और आप देखेंगे कि सत्ता के गलियारों में जो हो रहा है वो कितना बड़ा राजनीतिक भूकंप है। सबसे पहले 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 80 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, मगर एक बड़ा सवाल जो हर जागरूक नागरिक के मन में उठता है वो ये है कि क्या हम सच में आजाद हैं? हमारा संविधान जो हमने खुद को समर्पित किया था, उसमें जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के अधिकार दिए गए हैं, क्या वो हमें सच में मिल रहे हैं? क्या 80 साल में हम मैच्योर हो गए हैं या अभी भी बचपने में ही लटके हुए हैं? ये सोचने का भी वक्त है, मगर फिर भी 80वां स्वतंत्रता दिवस है, ये जश्न का मौका है, क्योंकि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। हमारे पुरखों ने इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों अब आते हैं असली मुद्दे पर। दोस्तों आपने संसद का पूरा मॉनसून सत्र देखा, कैसे वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है, कैसे 15 दिनों से भी ज़्यादा समय तक सदन नहीं चल पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे मुख्य वजह क्या थी? वजह थी सरकार की जिद, खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जिद कि हम सदन में नहीं आएंगे, हम विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देंगे, हम अपने मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। 15 दिनों तक न प्रधानमंत्री लोकसभा में आए, न गृह मंत्री राज्यसभा में आए। आखिरी दिन जरूर अमित शाह जी आए, मगर वो भी बस वंदे मातरम बोल करके चले गए। कोई ठोस बहस नहीं, कोई ठोस चर्चा नहीं, कोई ठोस जवाब नहीं। दोस्तों ये पहली बार हुआ जब विपक्ष इतने तीखे तेवरों के साथ खड़ा था, इतनी एकजुटता के साथ खड़ा था, और सत्ता पक्ष विपक्ष पर वही पुराने आरोप लगा रहा था कि ये देश के विकास में रोड़ा अटका रहे हैं, ये सदन नहीं चलने दे रहे हैं, ये जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। मगर तभी सामने आते हैं अरुण जेटली जी के वो पुराने शब्द। अरुण जेटली जी जब खुद विपक्ष में थे तब उन्होंने साफ साफ कहा था कि पूरे सेशन को न चलने देने से देश को बहुत फायदा हुआ है। वो कहते थे कि हमने संसद ना चलने देकर के देश की सेवा की है। यही सुषमा स्वराज जी के वो शब्द भी याद कीजिए जो कहती थी कि सेशन तो सरकार को चलाना होता है, अगर सेशन नहीं चलता तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। हमने भले ही 10-11 करोड़ रुपए रोज के हिसाब से खर्च करवाए हों, मगर बदले में देश का बहुत बड़ा फायदा किया है। ये उनके अपने शब्द थे। तो दोस्तों देखिए क्या दोगलापन है इनका। जब ये खुद विपक्ष में थे तो सदन ना चलने देना देश सेवा थी, राष्ट्र निर्माण था, जनहित था, और जब ये सत्ता में आ गए तो वही चीज राष्ट्र विरोधी हो गया, देश विरोधी हो गया, जनता के पैसे की बर्बादी हो गई। अरे भाई, जो बीज आपने बोया था उसकी फसल तो आपको ही काटनी पड़ेगी। आज कांग्रेस विपक्ष में है, वो आपके ही उदाहरण पर चल रही है, वो अपने ही तर्कों को दोहरा रही है। तो अब क्यों तिलमिला रहे हैं? कुल मिलाकर के इस पूरे हंगामे के बीच कुछ बिल जरूर पास हुए, मगर सरकार बहुत असहज दिखी, बेचैन दिखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेशन में पहली बार ये सरकार जनजी के सामने झुकी, इस्तीफा हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। इसी बीच एफसीआरए का बिल भी पास हो सकता था, वो सिंपल मेजॉरिटी का था, आसानी से पास हो जाता, मगर जैसे ही अमेरिका ने आंखें दिखाई, जैसे ही अमेरिका ने अपनी नाराज़गी जताई, बिल तुरंत विदड्रॉ हो गया।
फाड़ दिया गया और सफाई क्या दी गई कि एनसीपी ने मना किया, डीएमके ने मना किया, इसीलिए हमने उनकी बात रखते हुए बिल को जेपीसी में भेज दिया है। ये है असली सच्चाई। अमेरिका डांटता है तो सरकार तुरंत झुक जाती है, मगर देश की जनता आवाज़ उठाती है तो सुनी नहीं जाती। मगर दोस्तों, असली मुद्दा तो कुछ और ही है। असली मुद्दा था वो संवैधानिक संशोधन जो महिला बिल को जोड़ करके परिसीमन के साथ लाया गया था। इस बिल को पास कराने के लिए 360 का बहुमत चाहिए था। कुल मिलाकर के सरकार 319 तक पहुंच पाई। अब जरा गणित समझिए। इनको लगा था कि शरद पवार साहब कुछ मदद कर देंगे, डीएमके कुछ मदद कर देगी, डीएमके के 22 सांसद, शरद पवार के 8 सांसद, ये 30 का गुट हो जाएगा तो कुल मिलाकर के 349 तक पहुंच जाएंगे। फिर बाकी के 10 का जुगाड़ यहाँ वहाँ से कर लेंगे। इसलिए जोड़ तोड़ में लगे हुए थे, तोड़ फोड़ की राजनीति में लगे हुए थे। मगर हुआ क्या, एक तरफ जब ये 319 का पक्का आंकड़ा लेकर के उधर जोड़ने में लगे थे तो उसी बीच जो 20 सांसद टीएमसी से तोड़ करके लाए गए थे उनमें भी हड़कंप मचा हुआ था, उनमें भी भगदड़ मच गई। अब सरकार तो 360 तक पहुंचने के जुगाड़ में लगी थी, मगर सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि क्या 319 का आंकड़ा भी बरकरार रह पाएगा या नहीं। ये सबसे बड़ा डाउट सत्ता के गलियारों में शुरू हो गया। 4 सांसदों की स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हुई, कयासों का बाजार गर्म हो गया। क्या मोदी सरकार के 20 सांसदों की सांसदी जाने वाली है, ये सवाल हर तरफ पूछा जाने लगा। और उधर बंगाल में तो और बड़ा भूचाल आ गया। जो बागी विधायकों का गुट था उसमें से भी भगदड़ मच गई। अब आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। दोस्तों, बात यह है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी थी। ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देंगे, हम एनसीपीआई यानी कि नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय करेंगे। इस बागी गुट में बड़े बड़े नाम शामिल थे। सुदीप बंदोपाध्याय, कोकिला घोष, केदार, शताब्दी राय, मिताली बाग जैसे वरिष्ठ नेता इस गुट के हिस्से बने। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि हम टीएमसी के 28 लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 से अधिक हिस्सा हैं, इसीलिए हम पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, हम विलय कर सकते हैं। अब जरा प्रावधान समझिए। संविधान की 10वीं अनुसूची में जो प्रावधान है वो ये कहता है कि अगर किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में विलय पर सहमत होते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, वो अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे। इसी प्रावधान की आड़ में ये 20 सांसद अपना खेल खेलना चाहते थे, मगर टीएमसी ने इसकी वैधता को तुरंत चुनौती दे दी। टीएमसी ने साफ कहा कि सांसद केवल किसी दूसरे दल के साथ विलय की घोषणा करके अयोग्य से नहीं बच सकते। विलय की एक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, वो पूरी होनी चाहिए। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में सबसे पहले जून में स्पीकर ओम बिरला के सामने ये मुद्दा उठाया था। 20 सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। फिर 20 जुलाई को जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर से स्पीकर के सामने ये मामला उठाया। अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के सीनियर सांसद सौगत राय, कीर्ति आज़ाद, प्रतिमा मंडल, इन सबको लेकर के स्पीकर के सामने गए, बार बार गुहार लगाई, बार बार अपील की, मगर स्पीकर की तरफ से कोई फैसला नहीं आया, न कोई हाँ न कोई ना, बस मामला लटकाए रखा गया। ये वही खेल है दोस्तों जो हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। महाराष्ट्र में देखा, गोवा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा और अब बंगाल में देख रहे हैं। स्पीकर की कुर्सी का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है। फैसले तब तक टाले जाते हैं जब तक कि सत्ता पक्ष का हित सधता रहे। दोस्तों, अब अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि अगर स्पीकर कानून का पालन नहीं करते हैं, अगर कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, अगर तय समय सीमा में फैसला नहीं लेते हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। और अब खबर यह आ रही है कि टीएमसी अगले 7 से 10 दिनों में यानी कि इसी अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है और यहीं से असली खेल शुरू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार साफ किया है कि अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला करते समय स्पीकर एक न्यायिक या ट्रिब्यूनल जैसा काम करता है और उसके फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के फैसले या उसकी निष्क्रियता पर सवाल उठा सकता है। अब सबसे बड़ा टेक्निकल मामला यह है कि अभी तक विलय की परिसीमन ही नहीं मिली है। अभी भी वो 20 सांसदों वाला गुट कागजों पर टीएमसी का ही सदस्य माना जाता है। अलग गुट के रूप में जरूर बैठे हैं मगर तकनीकी रूप से टीएमसी के मेंबर हैं। और हम पहले भी बार बार यही बात कह रहे हैं कि इससे एक बहुत बड़ा टेक्निकल मामला खड़ा हो जाएगा। अगर ये 20 सांसद वहां जाकर के बैठ भी जाएं और इतने दिनों तक अलग गुट बना करके रहें तो कानून इतने कड़े हैं कि अगर कोई सांसद या सांसदों का समूह विपक्ष की स्टेज पर भी पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। दल बदल कानून बहुत सख्त है और अब जब ये सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो देखना
देखना दिलचस्प होगा कि 20 सांसद टिक पाएंगे या नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 20 में से 2-3 सांसद जो मुस्लिम हैं वो पहले ही एनडीए से दूरी बनाने की बात कर चुके हैं। कभी हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं, कभी कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कभी चुप्पी साध लेते हैं। इसीलिए उन 20 का जो 2/3 का जादुई आंकड़ा है वो हमेशा संकट में डोलता रहा है। अब कौन पलट जाए और कौन वापस चला जाए कोई भरोसा नहीं है। अब चलते हैं कोलकाता की तरफ। वहां एक और दिलचस्प खेल चल रहा है। ऋतुव्रत गुट के 3 बागी विधायक तौसीफ उर रहमान, अब्दुल खालिक मुल्ला और बिभास सरदार, इन तीनों ने ममता बनर्जी पर हुए हमले की खुलकर के निंदा की है। और सिर्फ निंदा ही नहीं की है, ये तीनों कालीघाट टीएमसी के बड़े नेता सोवन देव चट्टोपाध्याय और कुणाल घोष के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ नजर आए। अब सोचिए दोस्तों, ये वो विधायक हैं जो कुछ महीने पहले ममता बनर्जी को छोड़कर के बागी गुट में शामिल हो गए थे, ऋतुव्रत बनर्जी के गुट में चले गए थे। मगर अचानक क्या हुआ कि यही विधायक अब ममता के लोगों के साथ मंच पर दिखाई देने लगे हैं। यही तो सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत है, यही तो वो इशारा है जो बंगाल की राजनीति में एक नए मोड़ की तरफ इशारा कर रहा है। इनकी घर वापसी की अटकलें अब खुलकर के तेज हो गई है। यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित तौर पर हुए हमले के बाद सामने आया। ममता बनर्जी एक तृणमूल कार्यकर्ता की मौत के बाद उसके परिवार से मिलने के लिए खली शहर गई थी। वहां उन्हें प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। आरोप ये लगा कि उनके वाहन पर पत्थर और कीचड़ फेंके गए। ममता पर हुए इस हमले के विरोध में कालीघाट टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने खुलकर के हमले की निंदा की। राज्य भर में आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए और इसी विरोध की लहर में ये 3 विधायक भी शामिल हो गए। बासिरहाट नॉर्थ के विधायक तौसीफ उर रहमान ने तो बड़े ही भावुक अंदाज में कहा कि दीदी की तस्वीर के बिना हम बासीघाट से 10 वोट भी नहीं पा सकते। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ही एक सच्चाई है। मेरी सुरक्षा भले ही हटा दी गई हो, मगर मेरे लिए बासीरहाट का मतलब ममता है, तौसीफ का मतलब ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का मतलब ममता बनर्जी है। ये उनके अपने शब्द हैं और यही एक विधायक की सबसे बड़ी घर वापसी की घोषणा है। इसी तरह बिभास सरदार ने भी कहा कि हम जोड़ा फूल के चुनाव चिन्ह पर जीते हैं, हम ममता बनर्जी द्वारा दिए गए चिन्ह के तहत जीते हैं, इसीलिए जब उन पर हमला हुआ तो हमने विरोध किया। तृणमूल के सभी 80 विधायकों को ममता बनर्जी पर हुए हमले का विरोध करना चाहिए। सभी गुट एक हैं, हर गुट तृणमूल कांग्रेस का ही हिस्सा है। ये भी घर वापसी का बहुत बड़ा संकेत है। तीसरे विधायक मोतिया बुरूज के अब्दुल खालिक मुल्ला ने बीच का रास्ता जरूर अपनाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ है, मैं इसके विरोध में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैं किस गुट के साथ हूँ, फिलहाल मैं गुट के साथ हूँ, फिर भी मैं ममता दीदी पर हुए हमले का विरोध कर रहा हूँ। यानी दोस्तों देखिए, बीच का रास्ता निकाला, हवा का रुख देखा जा रहा है। और इसी बीच बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने इस पूरे मामले को कम आंकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बिभास सरदार या तौसीफ रहमान की तरफ से बोलना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो बस ये कह सकता हूँ कि अब्दुल मुल्ला हमारे साथ हैं और हमारी संख्या 65 है, हमारी संख्या इससे कम नहीं होगी। अरे भाई, इतने विश्वास से बोल रहे हो तो एक पर्ची लिख करके सामने रख दो, बता दो कि आपके पास वाकई इतने विधायक हैं। मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में इस समय बहुत ही अहम मोड़ आया हुआ है। मई के बाद ऋतुव्रत के गुट को टीएमसी के भीतर एक समानांतर शक्ति केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा लगने लगा है कि ये गुट अब स्थायी रूप से अलग हो गया है। ये गुट अब बीजेपी के साथ पूरी तरह मिल गया है। मगर जैसे ही ममता बनर्जी पर हमले का मुद्दा आया, जैसे ही 3 विधायकों ने सार्वजनिक रूप से कालीघाट का समर्थन कर दिया, तो राजनीतिक हलकों में एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या ये जोड़ तोड़ का पूरा खेल फेल होने वाला है? क्या मोदी और अमित शाह की जो रणनीति थी वो धाराशायी होने वाली है? कालीघाट खेमे के टीएमसी नेताओं का तर्क है कि सीएम की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे पर हो रहा है ये विरोध पार्टी के सभी विधायकों को एक मंच पर ला रहा है। फिलहाल पार्टी का आधिकारिक बयान यही है कि सभी गुट एक हैं, मगर 90 दिनों से भी कम समय में विधायकों का प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अलग अलग मंच चुनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तृणमूल के भीतर गुटबाजी का एक नया मंजर सामने आ रहा है और ये बहस का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के तस्वीर ये है कि एक तरफ मोदी और शाह की जोड़ी 360 का जादुई आंकड़ा जुटाने के जुगाड़ में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ जो 319 का आंकड़ा उन्होंने बड़ी मुश्किल से जोड़ा था,
उसी में फूट पड़नी शुरू हो गई है। जो सांसद तोड़ करके लाए गए थे वो अब वापस जाने की तैयारी में है, जो विधायक बागी बनाए गए थे वो अब घर वापसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वो वजह है जनजी का आंदोलन। जनजी के उस आंदोलन के बाद हर किसी को ये समझ आ गया है कि नहीं, बीजेपी ही सब कुछ नहीं है, देश की जनता बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। ये बात जनजी के आंदोलन ने साफ कर दी है और यही वजह है कि अब हर कोई अपना रास्ता ढूंढ रहा है। अब हर कोई अपनी नैया को सुरक्षित किनारे लगाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में एक तरफ मोदी जी नए नए जुगाड़ लगा रहे हैं, नई नई रणनीतियां बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो कुछ बड़ी मुश्किल से जोड़ा गया था उसमें ही दरारें पड़ने लगी है। अगले सेशन का मंसूबा सीधा सीधा हिट हो रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे राजनीतिक भूचाल के बारे में? क्या मोदी और शाह की ये रणनीति कामयाब होगी? क्या टीएमसी के 20 बागी सांसद टिक पाएंगे? क्या बंगाल के विधायकों की घर वापसी होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।